CH21 आरव को पता चली अर्थ की सच्चाई। पहली 20 सुइयों का इस्तेमाल करना अर्थ के लिए आसान था, लेकिन जब उसके माथे से पसीना आने लगा तो सुई पकड़ने वाला उसका बायां हाथ भी थोड़ा कांपने लगा और उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से धीमी होती गईं। पहले वह एक सांस के समय में एक सुई आर्या की पीठ में लगा देता था, लेकिन ये धीरे धीरे कई सांसों में बदल गया। 30 सुइयों के बाद इसमें और ज़्यादा समय लगने लगा। अर्थ जब एक्यूपंक्चर का उपयोग कर रहा था तो हमेशा अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा था। उसने एक बार भी अपने दाएं हाथ का उपयोग नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं थी कि उसका बायां हाथ ज़्यादा कुशल था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बाएं हाथ में आकाश विष मोती था। जब भी वो चांदी की सुई उसके हथेली में मौजूद आकाश विष मोती से टकराती तो मोती हल्का सा टिमटिमाता और चांदी की सुई के माध्यम से आकाश विष मोती की शक्ति चुपचाप आर्या के शरीर में प्रवेश कर जाती। बेशक ये कोई जहर नहीं था, बल्कि यह एक शुद्धिकरण करने वाली शक्ति थी। आकाश विष मोती में हजारों प्रकार के जहर को शुद्ध करने की क्षमता थी। इसके अलावा आकाश विष मोती केवल जहर ही शामिल नहीं था, इसकी दूसरी क्षमता किसी के भी शरीर की अशुद्धियों को दूर करना भी थी। आकाश विष मोती की शक्ति का उपयोग करना ही मुख्य कारण था कि उसने आर्या के लिए एक्यूपंक्चर उपचार देने में अपना दिमाग लगाया। ठंडी हवा को बाहर निकालना और मेरिडियन को साफ करना तो एक दिखावा था, वो वास्तव में जो कर रहा था वो आर्या के एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोलना था। किसी भी व्यक्ति के शरीर में 54 शक्तियों के रास्ते होते थे जिनके माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में गहन शक्ति प्रवेश करती है। जिस व्यक्ति के जितने अधिक रास्ते खुले होते थे उसकी ट्रेनिंग की गति भी उतनी ही तेज होती थी। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति के केवल 5 से 10 द्वार ही खुले होते थे। अगर बाकी के द्वारा को खोलना हो तो एक एक द्वार खोलने में 10 साल लग जाते थे, लेकिन कोई चिकित्सा संत इन द्वारा को एक्यूपंक्चर तकनीक से आसानी से खोल सकता था। लेकिन इस दुनिया में किसी चिकित्सा संत को ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना कि भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। और अगर किस्मत से किसी को कोई चिकित्सा संत मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि वो उसके द्वार खोलने में उसकी मदद करेगा। अर्थ को आर्या का इलाज करते हुए लगभग पौना घंटा बीत चुका था। प्रत्येक चांदी की सुई के साथ ठंडी हवा के झोंके आर्या के शरीर से निकल रहे थे। इसी प्रकार 1.5 घंटा बीत जाने के बाद आर्या की पीठ पर पूरी 54 सुइयां दिखने लगीं और आखिरकार अर्थ ने अपने हाथ चलाना बंद कर दिया। लेकिन उसके केवल 1 मिनट के लिए ही रुके थे और उसके दोनों हाथ एक बार फिर नाचने लगे। और उसने अतुलनीय तेजी के साथ आर्या की पीठ से प्रत्येक सुई हटा दी। पलक झपकते ही उसकी पीठ से सभी 54 सुइयां गायब हो गईं। आर्या की पीठ अभी भी चमकदार बर्फ की तरह सफेद दिख रही थी, जैसे कि वो सबसे शुद्ध सफेद मोतियों से बनी हो। अर्थ की बेहद कुशल तकनीक कारण उसकी पीठ पर सुई के छेद का कोई भी निशान नहीं था। ये पूरा हो गया, अर्थ ने सुइयां को ठीक तरह से निकालने के बाद कहा, और राहत की लंबी सांस ली। जिस क्षण सभी चांदी की सुइयां आर्या की पीठ से गायब हुई उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो स्वर्ग में तैर रही है। उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से गर्म और आरामदायक हो गया था। उसके आश्चर्य के कारण उसके लिए ये विश्वास करना भी कठिन हो गया कि ये वास्तव में उसी का शरीर है। उसने अपने कपड़े वापस पहने और तुरंत अपनी गहन शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही उसने फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट के उपयोग के बारे में सोचा वो खुशी के बारे में उछल पड़ी, क्योंकि उसके विचार मात्र से ही उसकी गहन शक्ति भारी मात्रा में उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। उसकी गहन शक्ति के उपयोग की गति वाकई एक बेहद खुशी का कारण थी। यह पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। 4 वर्षों तक फ्रोजन क्लाउड आज का अभ्यास करने के बाद भी उसके पास ऐसे क्षण आते थे जब वो अपनी गहन शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उसकी गहन शक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ गई थी। 4 वर्षों तक फ्रोजन क्लाउड आज का अभ्यास करने के बाद भी उसके पास ऐसे क्षण आते थे जब वो अपनी गहन शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उसकी गहन शक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ गई थी। इसके साथ ही उसकी गहन शक्ति भी एक स्तर से बढ़ गई थी। शुरुआत में उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसलिए इस तरह के परिणाम से वह दिल गहराई तक आश्चर्यचकित थी। साथ ही वो अत्यधिक स्तब्ध थी। वाकई अर्थ ने जो भी कहा था वह वास्तव में हासिल हो गया था। इसके अलावा उसने जितना कहा था आर्या के लिए परिणाम उससे भी ज्यादा बेहतर मिला था। आर्या इस बात का भी पूरा विश्वास था कि अगर अभी उसकी मास्टर ने भी उसकी शारीरिक स्थिति को देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएगी। तो क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करती हो?
अर्थ की आवाज आर्या के कानों में गूंजी, लेकिन यह आवाज बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसकी आवाज से आर्या अपने होश में वापस लौटी और उसने अर्थ की ओर देखा जो शक्तिहीन होकर बेड के हेडबोर्ड से टिका हुआ था। उसका माथा और उसके सारे कपड़े पहले से ही पसीने से लथपथ थे और उसका रंग पीला पड़ चुका था। तभी आर्या को याद आया कि कैसे प्रत्येक सुई के साथ अर्थ की गहन शक्ति जुड़ी हुई थी। ये बात सोचते ही उसके दिल में अचानक ही एक दर्द भरा एहसास प्रकट हुआ। यह एहसास उसके दिल में एक चुभन पैदा करने जैसा था। इस भावना ने आर्या के दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए उसके दिल में दर्द की कोई भावना नहीं होनी चाहिए थी जिससे उसने केवल नामात्र के लिए शादी की थी। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में चिकित्सा संत हैं। आर्या ने उसे एक जटिल नज़र से देखा और कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे तियान सिटी में नीची नज़रों से देखा जाता है, उसके पास वास्तव में ऐसी चौंकाने वाली क्षमता है। लेकिन आप ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मैं किसी परिस्थिति में आपसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ और 1 महीने बाद आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तो फिर तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार क्यों किया? इसके 3 कारण हैं। शक्तिहीन अर्थ ने हौंफते हुए कहा। वो सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक प्यारी मुस्कान दिखाई दे रही थी। पहला कारण, सभी लोग मुझे नीची नज़रों से देखते हैं और तुम्हारे पास मुझे नीची नज़रों से देखने के लिए और भी ज़्यादा कारण थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार तुमने मेरी दयनीय गरिमा की रक्षा की है। कल रात तुम मेरी तलाश में भी बाहर निकली क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी और चुपचाप मेरे लिए कंबल भी ला कर दिया। हर कोई जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मैं सदैव उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। दूसरा कारण, चाहे कुछ भी लेकिन फिर भी तुम मेरी पत्नी हो और इस तथ्य को कोई भी नकार नहीं सकता। आर्या उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। तीसरा कारण भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और उसके चेहरे की मुस्कान को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि कपड़े उतारने के बाद तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। अर्थ बेझिझक होकर आर्या से बदतमीजी से बात कर लेता था, हालांकि हमेशा उसके इस प्रकार के रवैये के कारण उसके साथ ठंडी उदासीनता का व्यवहार करती थी, लेकिन इस बार उसके पीले पड़ चुके चेहरे की शातिर मुस्कान को देखकर भी वो उस पर गुस्सा नहीं कर पाए। उसके बाद अर्थ ने अपने साथ लाए औषधीय बर्तन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मेरी वाइफी इलाज समाप्त हुआ, अब इस बर्तन में से दवा निकालो और पी लो। आर्या ने उसे गहराई से देखा और फिर बिना किसी सवाल के बर्तन में से दवा का मिश्रण निकाला और उसे एक घूंट में पी लिया। ये पहला उपचार है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे शरीर की स्थिति हमेशा इसी तरह बनी रहे तो तुम्हें कुल 7 उपचार करवाने की जरूरत है। उपचार के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 3 बजे का होता है, क्योंकि इस समय पर प्रकृति में गहन शक्ति सबसे ज्यादा सघन होती है और उपचार का परिणाम सबसे अच्छा होता है। हाँ, लेकिन हम उपचार जारी रखें या नहीं ये निर्णय तुम्हारा ही होगा। ये सब कहने के बाद अर्थ ने थकावट से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी शारीरिक शक्ति पर वास्तव में बहुत ज्यादा दबाव डाला गया था। आर्या ने अर्थ की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वो शायद सो गया है, तो उसने उसे ठीक से बिस्तर पर लिटाया और कंबल से ढक दिया और धीरे से कहा, अभी अच्छे से आराम करो। इतना बोलने के बाद वो कमरे से बाहर चली गई और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। आंगन के केंद्र में खड़े होकर आर्या ने अपने हाथ उठाए और अपनी हथेलियों को देखा। उसकी आंखों के भाव धुंधले थे। वो अर्थ के बारे में सोच रही थी। वो वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति है? मैंने उसे गलत तरीके से आंका है और टीआर सिटी के सभी लोगों ने भी उसे गलत तरीके से आंका है। अगर उसकी इस सच्चाई के बारे में लोगों को पता चला तो तियान सिटी तो दूर पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के लोग उसका सम्मान करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं चाहता। वाकई उसे समझना इतना आसान नहीं है। वहीं आर्या के जाने के कुछ समय अर्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से बुदबुदाया, मेरी वर्तमान सहनशक्ति वाकई बहुत खराब है। शक्तियों के रास्ते खोलने से मैं लगभग बेहोश ही हो गया। अगर मास्टर को इस बात का पता चला कि मैंने एक्यूपंक्चर देने के लिए किसी लड़की के कपड़े उतरवाए हैं तो वो मुझे सबक सिखाने के लिए स्वर्ग से भी वापस आ जाएंगे। आखिरकार मैं 13 साल की उम्र में कपड़ों के माध्यम से एक्यूपंक्चर का उपयोग कर लेता था और 15 साल में तो आंखें बंद करके भी कपड़ों के माध्यम से इसका उपयोग कर लेता था। वहीं दूसरी ओर चुरू संप्रदाय से पत्र मिलने के बाद पूरा चुरू कबीला एक अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। कबीले के मुखिया और बुजुर्ग बड़ी लगन से चुरू संप्रदाय के समूह के स्वागत की तैयारी में लगे रहते थे।
और युवा पीढ़ी और भी अधिक कठिन प्रशिक्षण ले रही थी। वे अगले कुछ दिनों में सफलता पाने का सपना देख रहे थे, जिससे कि चुरू संप्रदाय में जाने की उनकी संभावनाएं बढ़ सकें। आज चुरू कबीले के पिछले पहाड़ पर कबीले का कब्रिस्तान खोला गया था। कबीले के सदस्य की मृत्यु के बाद उसे यहीं पर दफनाया जाता था। अर्थ के दादा हरीम चुपचाप एक कब्र के सामने खड़े थे। उनके सफेद बाल स्वतंत्र रूप से हवा में लहरा रहे थे। इस कब्र के पत्थर पर 2 शब्द खुदे हुए थे, अधीर चुरू। हरीम ने उस कब्र के सामने खड़े होकर कहा, अधीर, मुझे पता है कि तुमने पूर्वजों की आशाओं को पूरा करने और चुरू संप्रदाय में लौटने का सपना देखा था। अब आखिरकार वह समय आ गया है, लेकिन बस पूरे 16 साल की देर हो गई है। उनकी आंखों के भाव धुंधले थे। वह दृढ़ता से वहीं खड़े रहे और उनके मुंह से अनिच्छी प्रकार की बड़बड़ाहट निकल रही थी। मुझे पता है, भले ही इतने साल बीत गए हों, लेकिन आपकी भी कई चिंताएं हैं। अर्थ की मिस्टिक वेंस बचपन से ही विकृत हो गई हैं। भले ही उसकी किस्मत में जीवन भर औसत दर्जे का रहना लिखा हो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अब वो शादीशुदा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब वो शांति से रह सकेगा। भले ही वह आपका असली बेटा नहीं है, फिर भी वह वही है जिसकी रक्षा के लिए आप दोनों ने अपना और अपने बेटे का जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसकी रक्षा करूंगा। वो कब्र के सामने खड़े होकर यह बात कर ही रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज पड़ी, जिससे वे चैन गए। वह एक झटके में अपने होश में लौट आए और धीमी आवाज में चिल्लाते हुए अपना सिर घुमाया, कौन है? उसके इतना कहने के बाद एक पेड़ के पीछे से आरव बाहर निकला और उसने हरीम को ध्यान से देखा और आगे बढ़ते हुए शिष्टाचार अपनाते हुए हरीम के सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि 5वें बुजुर्ग यहाँ होंगे। क्या मैंने 5वें बुजुर्ग को परेशान किया? हरीम की आंखों में उथल पुथल मच गया और उनकी आंखें दुख से भर गईं। वह कुछ समय के लिए निराश हो गए। वो इस बात से निराश थे कि उन्हें इस स्थाप पर किसी के आने का पता कैसे नहीं चला। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आरव ने उनकी बातें सुनी है या नहीं। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आरव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरव ने तुरंत जवाब दिया, चुरू संप्रदाय के लोग कल यहाँ पहुँचेंगे और पिताजी का मानना है कि यह बड़ी घटना है जो कि कबीले के भाग्य को बदल देगी, इसलिए वो पूर्वजों को इसकी सूचना देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आकर पूर्वजों के सामने सिर झुकाने और सूचना देने के लिए कहा। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो क्या मैंने जो भी अभी कहा वो तुमने सुना? हरीम की आवाज़ एकदम ठंडी और कठोर थी और एक प्रभावशाली आभा अचानक आरव पर हावी हो गई। आत्मा गहन क्षेत्र के शीर्ष की ताकत आरव की क्षमता से कहीं अधिक थी। उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, आरव अभी अभी यहाँ आया है। मैंने निश्चित रूप से 5वें बुजुर्ग को कुछ भी कहते हुए नहीं सुना है। अगर फिर भी मेरे आने से 5वें बुजुर्ग को परेशानी हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। हरीम को आरव के भावों में किसी तरह का उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को थोड़ा शांत किया और उनकी शक्तिशाली आभा पीछे हट गई और उन्होंने कहा, इसे भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। चुरू संप्रदाय के लोग कल यहाँ पहुँचेंगे। तुम्हारे चुने जाने के सबसे ज़्यादा मौके हैं। जब वह समय आएगा तो हमारे कबीले की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। 5वें बुजुर्ग के शब्द बहुत भारी है। आरव उनके लायक नहीं है, आरव ने विनम्रतापूर्वक कहा। हरीम ने अपना सिर हिलाया और फिर कब्रिस्तान से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद आरव के भाव बदलने लगे। उसने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ा और गुस्से में बुदबुदाया, 5वें बुजुर्ग, तुमने जो भी कहा अगर वो वाकई सच है तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा। आखिर किस प्रकार भावनाएं पैदा हो रही है आर्या के दिल में और क्या करने वाला है आरव? अर्थ की सच्चाई जानने के बाद जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयनली आयन पॉकेट नोवेल पर। CH22 आर्या ने किया अर्थ के साथ बेड शेयर। आदत एक बड़ी ही खतरनाक चीज होती है। ये किसी के हृदय के साथ ऐसे जुड़ जाती है कि उसे खुद को पता भी नहीं चलता है। विवाह समारोह के दौरान अर्थ ने आर्या का हाथ पकड़ना चाहा तो आर्या ने बड़ी ही बेरहमी से उसके हाथ को ठंड से जमा दिया। पहली बार जब उसने आर्या को वाइफी कहा तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई, लेकिन इन कुछ दिनों के दौरान अर्थ ने उसे कई बार वाइफी कह के बुलाया। लेकिन अब आर्या को उसके इस व्यवहार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने दिल से ये स्वीकार कर लिया कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अर्थ का ये व्यवहार बदलने वाला नहीं है और उसे अब अर्थ के मुंह से वाइफी सुनने की आदत हो गई थी।
यहाँ तक कि अब उसे अर्थ के सामने कपड़े उतारना भी अजीब नहीं लगा, फिर हाथ पकड़ना तो दूर की बात है। सुबह के 3 बज रहे थे। आर्या के कमरे में धीमा प्रकाश था, लेकिन इस धीमे प्रकाश में भी आर्या की सफ़ेद पीठ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा बर्फ से भी ज़्यादा चमकदार थी। अर्थ ने अपने हाथों में चांदी की सुइयों को पकड़ रखा था और उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही थीं। कुछ ही देर में वो पसीने से लथपथ हो गया। आधे घंटे बाद आर्या का उपचार पूरा हो गया और अर्थ ने सारी सुइयां हटा दी और एक राहत की लंबी सांस ली। थकान के कारण उसे चक्कर आ गया और वो आर्या की नंगी पीठ पर ही गिर गया, जिससे उसके सीने में गर्माहट और कोमलता का एक अवर्णनीय एहसास फैल गया। आर्या ने अचानक अपनी आंखें खोली, जिनमें गुस्से की झलक साफ दिख रही थी। वो उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने वाली ही थी कि उसे एहसास हुआ कि अर्थ की सांसें अतुलनीय रूप से कमजोर थीं। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति वापस ली और धीरे से अर्थ को अपनी पीठ से दूर किया और तुरंत अपने कपड़े पहने। फिर उसने अर्थ के शरीर को सहारा देकर उठाया और पूछा, क्या हुआ? अर्थ का रंग इतना पीला पड़ चुका था जैसे कि उसके शरीर के अंदर खून का कोई निशान भी न हो। उसकी आंखें आधी खुली थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो उन्हें पूरा खोलने में असमर्थ है। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और अपनी कमजोर आवाज में कहा, शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए थोड़ी कमज़ोरी हो गई है। थोड़ी देर आराम करने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आर्या की आंखें थोड़ा डगमगा गईं और उसके दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। पहले एक्यूपंक्चर उपचार के बाद उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई थी। हर बार ऐसा होने पर आसानी से ठीक हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे रोज आर्या का एक्यूपंक्चर करना पड़ रहा था और प्रत्येक सुई में उसकी गहन शक्ति का उपयोग भी होता था। अर्थ का शरीर पहले से ही कमजोर था और इस तरह लगातार जरूरत से ज्यादा गहन शक्ति के प्रयोग से उसके शरीर को क्षति पहुंचना तय था। उसकी हालत को देखकर आर्या ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ कहा, तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस पर अर्थ ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम मेरी आधिकारिक पत्नी हो। अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी ताकत इकट्ठा कर ली और बहुत ही शांत स्वर में बोला, भले ही तुमने कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए मुझसे विवाह किया, परंतु तुमने कभी मुझे अपना पति नहीं माना। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। इसलिए जो भी हो, आखिर हो तो तुम मेरी पत्नी ही, और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना एक पुरुष की सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। इतना कहने के अर्थ के सीने में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और उसने आगे कहा, मुझे तो विश्वास इस बात का नहीं होता कि आपको अपने दिल में कुछ भी महसूस नहीं होता है। कुछ देर तक वो शांत रहा और जब उसने आर्या को कुछ भी कहने नहीं सुना तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की हल्की कुछ सांसें लीं और फिर दयनीय भाव से कहा, आर्या मेरी वाइफी, मैं शायद ठीक से चल नहीं पाऊंगा, क्या तुम वहां तक जाने में मेरी मदद करोगी? इस समय उसकी निगाहें उस कोने की ओर थीं जहां पर वो सोता था। आर्या ने जमीन पर बिछे कंबल को देखा। उसे अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था और उसने कहा, तुम बिस्तर पर ही सो जाओ, मैं वहां पर सो जाऊंगी। इतना कहकर वो बिस्तर से उठने लगी। ये बात सुनकर अर्थ थोड़ा घबरा गया और न जाने कहां से उसके शरीर में थोड़ी ताकत आ गई और उसने अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए आर्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बात का तो कोई सवाल ही पैदा ही नहीं होता। भले ही तुम मुझसे हर मामले में बेहतर हो, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ और तुम एक महिला, और एक महिला को मैं जमीन पर कैसे सोने दे सकता हूँ? अगर तुम्हें वहां पर सोना है तो मैं आंगन में सोऊंगा। अर्थ की आवाज में एक दृढ़ भावना थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया और बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष किया, आर्या के चेहरे के भाव भी थोड़े जटिल हो गए। उसने हल्के से अपने ओठ काटे और थोड़े संघर्ष के बाद निर्णय लिया। वह वापस बिस्तर पर बैठ गई और अपने साथ अर्थ के शरीर को कंबल से ढक लिया। उसके बाद अर्थ के बगल में लेटते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं है। इस समय उसकी पीठ अर्थ की ओर थी और वो अपने चेहरे के भाव अर्थ से छिपा रही थी। अर्थ चुपचाप मुस्कुराया और आर्या के बगल में सीधा लेट गया और खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, ठीक है मेरी वाइफी, मैं अब सो जाता हूँ। सुबह छोटी चाची मुझे सूप बनाकर दे देगी, जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। अर्थ की आवाज और अधिक शांत हो गई। जैसे ही उसकी आवाज पूरी तरह से शांत हुई, उसकी सांसें भी स्थिर हो गईं। वह अपनी थकान के कारण शांति से सो गया था।
आर्या चुपचाप उसकी ओर मुड़ी और उसके चेहरे को करीब से देखकर उसकी निगाहें एक जटिल अभिव्यक्ति से कांपने लगीं। जब से वो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य बनी थी, उसने जीवन भर अपनी भावनाओं और इच्छाओं का दबाने का फैसला कर लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह एक पुरुष के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही होगी। अर्थ से शादी के बाद वो उसे छूने की भी अनुमति नहीं देती थी और अब उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। इतना ही नहीं, इस बात के लिए उसके दिल में जरा भी विरोध की भावना नहीं थी। मेरे साथ क्या गलत है? शायद मैं उसके प्रति खुद को दोषी महसूस करती हूँ। आर्या के विचार उत्तेजित हो गए। वह अनजाने में अपने सपनों में डूब गई और उसकी भी नींद लग गई। इस झपकी के साथ ही अर्थ 3 घंटे तक सोता रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आर्या पहले ही उसके पास से जा चुकी थी। भले ही अर्थ ने पूरी रात आराम किया, लेकिन अभी भी उसका शरीर तनावग्रस्त था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे गंभीर चोट लगी हो। वो आह भरते हुए उठा और सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मेरे शरीर को गंभीर क्षति हो सकती है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही दिखावा कर दिया है। लेकिन यह एकमात्र तरीका है जिससे वह स्वेच्छा से मेरे लिए उन 3 चीज़ों की तलाश कर सकती है जिनकी ज़रूरत मुझे अपनी मिस्टिक वेंस को ठीक करने के लिए है। अर्थ बिस्तर से उतर गया और अपने कपड़े बदले। उसके बाद उसने क्षण भर के लिए अपने गले में लटके हुए पेंडेंट को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया। उसके पुनर्जन्म के पहले दिन इस पेंडेंट ने एक विशाल संदेह को जन्म दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि एजियो क्लाउड महाद्वीप पर भी उसके गले में एक पेंडेंट था जो कि बिल्कुल इसी पेंडेंट के जैसा था जो कि उसके गले में इस वक्त था। एजियो क्लाउड महाद्वीप पर उसके आचार्य ने उसे बताया था कि जब उन्होंने उसे देखा तो ये पेंडेंट उसके गले में था। इसके अलावा जो पेंडेंट उसके गले में अभी है वह भी उसके बचपन से उसके गले में है। उसके दादाजी ने बताया था कि पता नहीं यह उसके पिता अधीर को कहाँ से मिला था। जब से उसका जन्म हुआ था तक से यह उसके गले में है और यह उसके पिता की अंतिम निशानी है। 2 जिंदगियां और दोनों में बिल्कुल एक जैसा पेंडेंट। अर्थ को समझ ही नहीं आया कि यह वास्तव में क्या चल रहा है। अपने कपड़े बदलने के बाद अर्थ तुरंत आकाश विष मोती की दुनिया में प्रवेश कर गया। पन्ना हरी दुनिया के अंदर लाल बालों वाली लड़की अभी भी शांति से तैर रही थी। उसके जागने का कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा था। CH-23 चूरू संप्रदाय से आए मेहमान सारिका के जाने के कुछ समय बाद ही आर्या वापस कमरे में लौट आई। आज उसने अपनी सफ़ेद पोशाक को फीनिक्स डिज़ाइन वाली नीली पोशाक से बदल लिया था। उसके बालों में नीमनी पिन लगा हुआ था और कानों में मोतियों की बाली लटक रही थीं और उसकी गर्दन में नीले मोतियों का हार दिखाई दे रहा था। गर्दन की दिखाई देने वाली सफ़ेद बर्फ जैसी त्वचा पर प्रकाश पड़ने पर देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अर्थ अभिभूत भाव से उसे देखता रहा और आंखों में एक चमक आ गई। इस प्रकार का अनोखा दृश्य देखने से ऐसा लग रहा था जैसे परिलोक से कोई परी धरती पर उतर आए हो। खूबसूरत आर्या को देखकर अर्थ ने एक आह भरी और दिल से प्रशंसा करते हुए कहा, नीले कपड़ों में तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आर्या उसकी प्रशंसा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। वो मेज पर खाली सूप का बर्तन देखकर आगे बढ़ी और उठाकर बाहर जाने लगी। क्या वो सूप तुमने बनाया था? अर्थ ने आर्या को जाते देख जोर से चिल्लाते हुए पूछा। क्या उसका स्वाद अच्छा नहीं था? आर्या ने ठंडे अंदाज में पूछा था। उसकी पीठ अर्थ की ओर थी, हालांकि उसकी आंखों में सूक्ष्म भावना थी जिनमें उसे सूप की तारीफ सुनने की चाहत थी। उसकी बात सुनकर अर्थ ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, सूप बहुत अच्छा बना था। तभी तो मुझे पता चला कि सूप बनाने में तुम माहिर हो। अर्थ खड़ा हुआ और गंभीरता से कहा, सूप का बदला चुकाने के लिए मैं आज बिस्तर पर और ज्यादा मेहनत करूंगा। आर्या को पहले से ही उसके द्वारा कभी कभार की जाने वाली छेड़खानी की आदत हो चुकी थी। उसने भावहीन होकर कहा, चुरू संप्रदाय के लोग आज दोपहर पहुंच जाएंगे। उनके समूह को लीड करने वाला चुरू संप्रदाय के लीडर का सबसे छोटा बेटा कालवीर है। मैंने कालवीर के बारे में अपनी मास्टर में सुना है। चुरू कबीले में उसकी ताकत को औसत माना जाता है, लेकिन वो संप्रदाय के लीडर का सबसे छोटा बेटा होने के कारण काफ़ी बिगड़े स्वभाव का है। इसलिए तियान सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो उसे उकसाने की हिम्मत कर सके। अच्छा होगा कि आप उसके सामने आने से बचे। कालवीर। अर्थ ने उसके नाम को दोहराया और मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। मुझे चेतावनी देने के लिए धन्यवाद मेरी वाइफी। आज चुरू संप्रदाय के लोगों के आगमन का दिन था।
चुरू संप्रदाय के आगमन की खबर ने न केवल चुरू कबीले को प्रभावित किया बल्कि पूरे तियान सिटी को काफी प्रभावित किया। तियान सिटी हर मामले में ब्लू विन साम्राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ शहर था। वहीं दूसरी ओर चुरू संप्रदाय ब्लू विन साम्राज्य के शिखर पर था। दोनों के बीच जमीन आसमान जितना अंतर था। पूरा तियान सिटी एक तरह की घबराहट के माहौल में डूबा हुआ था। कुछ लोग चुरू संप्रदाय के साथ थोड़े से भी संबंध बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो कुछ लोग में मन भय दिखाई दे रहा था और उन्होंने गलती से भी उन्हें नाराज करने के डर से खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था। यदि चुरू संप्रदाय के लोग उन्हें मारना चाहते तो उनके लिए एक चींटी के ऊपर पैर रखने जितना आसान था। चुरू कबीले के मुख्य प्रांगण को साफ सुथरा रखा गया था। कहीं भी धूल का कण तक दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन पहले ही चुरू कबीले का सबसे आलीशान स्थान, जिसमें कबीले का लीडर परवान रहता था, उसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजा दिया गया था। यहाँ तक बेडशीट, कंबल और फर्नीचर को भी बदल दिया गया था। इसके अलावा परवान ने खुद को भी दूसरे आंगन में शिफ्ट कर लिया था। परवान खुद ही संप्रदाय के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की थी। वो काफी था हुआ था, लेकिन उसका हृदय अतुलनीय रूप से प्रफुल्लित था। परवान की खुशी का कारण स्पष्ट था, क्योंकि उसे 100% विश्वास था कि उसका बेटा आरव ही चुरू संप्रदाय के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। उस समय परवान की खुद की प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस समय तियान सिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। सुबह 10 बजे से परवान ने सभी बुजुर्गों को प्रवेश द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया था, जो कि मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। वो सभी पूरी दोपहर तक प्रतीक्षा करते रहे और फिर लगभग शाम के 5 बजे कबीले का एक शिष्य दूर से चिल्लाते हुए आया, लीडर वो आ गए हैं। चुरू संप्रदाय के लोग यहाँ पहुँच गए हैं। सभी के शरीर कांप उठे। परवान ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुरंत सभी को तैयार होने के लिए कहो। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा जो थोड़ी सी भी गड़बड़ी करता है या फिर सम्मानित अतिथियों को अपमानित करता है। साथ ही बुजुर्गों, उनसे मिलने के लिए तुरंत मेरे पीछे आओ। अपनी बात के साथ ही परवान ने अपने कदम कबीले से बाहर की ओर बढ़ा दिए। परवान और बाकी बुजुर्ग पागलों की तरह कबीले से बाहर निकल गए और लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उन लोगों ने 4 लोगों को अपनी ओर चलते हुए देखा। उन 4 लोगों में से सबसे आगे एक युवा था जो शानदार कपड़ों में, सामान्य कदकाठी और औसतन नैन नक्श वाला 20 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी की झलक थी। जहां तक देखने की बात हो तो वो भीड़ से ज्यादा अगल नहीं दिखता था, लेकिन उसका साधारण चेहरा भी जंगली अहंकार से भरा हुआ था। चलते समय उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसकी आंखें ऊपर की ओर थीं। वह रास्ते से आने जाने वालों लोगों पर एक नज़र भी नहीं डाल रहा था, जैसे कि एक नज़र भी उसकी आंखों को गंदा कर देगी। उसके पीछे काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग चल रहा था। उसकी विशेषताएं पानी की तरह शांत थी और उसके बगल में उसके जैसे ही काले कपड़े पहने 2 अन्य लोग थे। उनमें से प्रत्येक के कंधे पर एक चांदी की कढ़ाई बनाया गया ईगल का निशान दिख रहा था। परवान ने एक गहरी सांस ली और फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए वो अभिवादन के लिए नीचे झुका और सम्मानपूर्वक पूछा, क्षमा करें, क्या आप चुरू संप्रदाय के 4 महान अतिथि हैं? सामने वाला युवक रुका और उसने परवान की ओर आलस्य से देखा और फिर अपनी आंखें आधी बंद रखते हुए कहा, हाँ, यह सही है। यह महान व्यक्ति चुरू संप्रदाय का कालवीर है। कालवीर की बात सुनकर परवान का रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। उसने श्रद्धापूर्वक कहा, ये हमारे 4 महान अतिथि निकले। ये बहुत आश्चर्य है। हम लंबे समय से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपक विनम्र सेवक तियान सिटी के चुरू कबीले का वर्तमान लीडर है। मेरे पीछे जो 5 लोग हैं वो कबीले के बुजुर्ग हैं। हमारे कबीले के लिए 4 महान मेहमानों के इस तरह आने पर हम बेहद आभारी हैं। बकवास जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। कालवीर ने अपनी नज़र 5 बुजुर्गों पर डाली और आलस्य से कहा, चलो अब रास्ता दिखाओ। हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए। परवान ने तुरंत सिर हिलाया और फिर व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को चुरू कबीले तक ले जाने के लिए वापस कबीले की अपना सिर घुमाया। मुझे डर है कि मैं इन वरिष्ठ को पहचान नहीं पाऊंगा, परवान ने एक नज़र कालवीर के पीछे वाले बुजुर्ग पर डालते हुए कहा। मेरा नाम मोशान है, काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, बिल्कुल किसी शव के जैसा। परवान ने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल आशंकाओं से भरा हुआ था।
वह कालवीर की गहन शक्ति के स्तर को पता लगा पा रहा था, लेकिन वो इस मोशान के शरीर से गहन शक्ति का एक टुकड़ा भी महसूस नहीं पा रहा था। ऐसा सिर्फ दो कारणों से हो सकता था। पहला, या तो मोशान ने गहन शक्ति का कोई अभ्यास नहीं किया था, जो कि पूरी तरह असंभव था, और दूसरा, उसकी गहन शक्ति परवान के शक्ति से बहुत ज्यादा थी, जिसका पता लगाने में परवान की शक्ति असमर्थ थी। जब तक वे कबीले में लौटे लोगों का एक बड़ा समूह पहले से ही प्रवेश द्वार पर खड़ा था। द्वार पर खड़े लोगों ने जब परवान के सम्मानजनक रवैये को देखा तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन सबकी नज़र उस घमंडी युवक पर पड़ी और वे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप चुरू संप्रदाय के युवा मास्टर हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। आप कौन हैं? कालवीर ने तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं तियान सिटी का गवर्नर हूँ। मेरा नाम सुमेरु है। जब मैंने सुना कि चुरू समुदाय के महान अतिथि आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए चला आया। सुमेरु की आवाज़ कांपने लगी और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। तियान सिटी के गवर्नर के रूप में उसने कई महत्वपूर्ण शख्सियतों को देखा था, लेकिन वो सभी चुरू संप्रदाय के युवा गुरु के सामने कुछ नहीं थी। उसके सामने जो घमंडी युवक था वह दिखने में तो औसत दर्जे का ही था, लेकिन उसका एक शब्द ही उसकी मौत का कारण बन सकता था। तभी एक और व्यक्ति ने आगे आते हुए कहा, यह विनम्र सेवक योगान है। मैं कई वर्षों से चुरू कबीले के लीडर का अच्छा दोस्त हूँ। मैं यहाँ चुरू संप्रदाय के युवा गुरु के लिए कुछ उपहार लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरु इन्हें स्वीकार करेंगे। योगान युवन परिवार का मुखिया था, जो कि तियान सिटी में चुरू कबीले जितना ही प्रसिद्ध था। योगान का चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। उसके हाथों में छोटा बॉक्स भी नजर आ रहा था। कालवीर ने एक नज़र उस बॉक्स पर डाली और फिर पीछे खड़े दो लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे प्राप्त करें। उसके पीछे मौजूद लोगों में से एक ने तुरंत एक हाथ आगे बढ़ाया और फिर बिना किसी भाव के उस बॉक्स को अपने हाथों में ले लिया। जब योगान ने देखा कि कालवीर ने उसका उपहार स्वीकार कर लिया है तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसके बाद चुरू संप्रदाय से अच्छे संबंध बनाने की चाहत रखने वाले अन्य लोग भी अपने अपने उपहारों के साथ आगे बढ़े। कालवीर ने किसी को भी मना नहीं किया और सभी के उपहार स्वीकार कर लिए। फिर लापरवाही से कहा, आप सभी लोग अब हट जाइए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर कुछ और है तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। यह सही है, युवा मास्टर ने यहाँ आने के लिए काफ़ी लंबी यात्रा की है, वह थक गए होंगे। युवा मास्टर के आराम करने के बाद हम कल वापस आएंगे, गवर्नर सुमेरु ने सिर हिलाते हुए कहा। तब जाकर भीड़ तितर बितर हो गई। प्रवान और 5 बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक कालवीर को कबीले से परिचित कराया और उन लोगों से कहा, चुरू संप्रदाय के 4 महान अतिथि यात्रा को दौरान थक गए होंगे। क्या आप पहले थोड़ा आराम करना चाहेंगे? आपके रहने की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है। परवान की बात पर कालवीर ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कालवीर इतना भी कमज़ोर नहीं है। फिर उसने अपने चेहरे पर थोड़े उत्साहपूर्वक भाव से आगे कहा, अगर संप्रदाय के बुजुर्ग की मृत्यु नहीं होती तो मुझे कभी इस तरह की जगह के बारे में पता ही नहीं चलता। मैंने सुना है इस कबीले का पूर्वज एक कूड़े का टुकड़ा था जिसे चुरू संप्रदाय ने निष्कासित कर दिया था। हालांकि वह कितना भी बेकार क्यों न हो, लेकिन वो था तो चुरू संप्रदाय से ही, भले ही वह कूड़े का टुकड़ा था जिसे निष्कासित किया जा चुका था, फिर भी वह इस जगह पर लीडर बनने में सक्षम था। इतने वर्षों में इस तरह का विकास करने में सक्षम होना अभी भी बुरा नहीं है। कालवीर के अपमान भरे शब्दों को सुनने के बाद भी परवान ने धन्यवाद के लिए अपना सिर झुकाया। वो उसके सामने जवाब देने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कर सकता था। कालवीर ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, मृतक बुजुर्ग हमारे संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने अपने पत्र में आपको स्पष्ट रूप से बताया है। कल सुबह अपने कुल के सभी लोगों का इस आंगन में इकट्ठा होने के लिए कहें। ध्यान रहे, कबीले का एक भी सदस्य कल गायब नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से चुरू संप्रदाय में ले जाने के लिए एक सदस्य का चयन करूंगा। आखिरी वाक्य बोलने के बाद उसने अपना सिर ऊंचा कर लिया, जैसे कि वह स्वर्ग के भाग्यशाली आदेश की घोषणा कर रहा हो। आखिर किसका चयन करेगा कालवीर? क्या अर्थ कल उपस्थित रहेगा और क्या हंगामा होने वाला है कल की सभा में? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयन ली आयन पॉकेट नोवेल पर। CH24 कालवीर की नज़र आर्या पर।
कालवीर की बात जवाब देते हुए परवान ने कहा, आप निश्चिंत रहे युवा मास्टर, मैं वादा करता हूं कि कल कोई भी मेंबर गायब नहीं रहेगा। तभी कालवीर ने उदासीनता से कहा, हमारा समय बहुत ही मूल्यवान है और हमारे पास केवल कल का ही समय है। आप सभी चुरू संप्रदाय के वंशज हैं, इसलिए हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। इतना कहकर उसने पीछे खड़े एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, झुनी, उपहार परवान को सौंप दो। झुनी नाम का व्यक्ति आगे बढ़ा और बिना किसी भाव के परवान के सामने एक लकड़ी का बॉक्स रख दिया। जब परवान वो बॉक्स प्राप्त किया तो उसके हाथ कांपने लगे और उसके चेहरे के भाव भयभीत हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ, इस उपहार के लिए मैं चुरू संप्रदाय के लिए धन्यवाद देता हूँ, परवान ने कांपती हुई आवाज में कहा। कालवीर ने उस बॉक्स के बारे में बताते हुए परवान से कहा, इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ है उसे गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर कहा जाता है। ये किसी की भी मिस्टिक वेंस को साफ कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति की नींद की गति कुछ समय के लिए तेजी से बढ़ जाती है, और यह पाउडर किसी कारण से क्षतिग्रस्त हुई मिस्टिक वेंस को भी ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए इस पाउडर को हमारे संप्रदाय में भी बहुत प्रभावी औषधि माना जाता है। किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हुई मिस्टिक वेंस को ठीक करने में मदद कर सकता है। जब ये बात हरीन ने सुनी तो उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी रोशनी चमकने लगी, लेकिन ये चमक ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही और उन्होंने अंदर ही अंदर एक आह भरी। परवान ने बॉक्स को सावधानी से एक तरफ रख दिया और फिर कृतज्ञता के साथ कहा, चूंकि यह चुरू संप्रदाय की दवा है तो इसका प्रभाव मेरी कल्पना से परे होगा। मुझे नहीं पता कि मैं यंग मास्टर के इस महान उपकार का बदला कैसे चुका पाऊंगा। अब चूंकि यंग मास्टर को आराम करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप चुरू कबीला घूमना चाहेंगे या फिर तियान सिटी को देखना चाहेंगे? भले ही यह छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आंखें चमका सकती हैं। परवान की बात पर कालवीर ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर परवान तुरंत बाहर गया और अपने बेटे आरव को खींच कर ले आया और कहा, यह मेरा बेटा आरव है। यह उम्र में यंग मास्टर के समान ही है। यह आपको बाहर घुमाने के लिए ले जा सकता है। परवान का इरादा बहुत ही स्पष्ट था। वह चाहता था जितना संभव हो आरव कालवीर से मिले और अच्छे संबंध बनाए ताकि चुरू संप्रदाय में ले जाने की उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ सके। कालवीर ने आरव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ठीक है, तो फिर हमें टहलने के लिए बाहर ले चलो और बाकी के लोग अब अपना अपना काम कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों द्वारा घिरे रहना पसंद नहीं है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। हाँ हाँ, परवान ने तुरंत सिर हिलाते हुए उत्तर देते हुए कहा, यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत यहाँ आए किसी को भी बता दीजिएगा। आरव, कृपया सम्मानित अतिथियों का अच्छी तरह से ख्याल रखें। हाँ पिताजी, आरव ने कहा। उसके बाद परवान और बाकी के पांचों बुजुर्ग वहां से चले गए। आरव कालवीर के बगल में आया और विनम्रतापूर्वक झुकते हुए कहा, युवा मास्टर, भले ही यह तियान शहर छोटा है, लेकिन इसमें वह सब कुछ है जिसकी आप चाहत रखते हैं। तो यंग मास्टर सबसे पहले क्या देखना पसंद करेंगे? सुंदर दृश्यों, बढ़िया व्यंजनों या फिर सुंदर महिलाओं को? आरव के चेहरे की अस्पष्ट मुस्कान को देखकर कालवीर की आंखें चमक उठी और उसने एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, एक पुरुष के रूप में आपको क्या लगता है कि हमें सबसे पहले किस चीज़ का अनुभव करना चाहिए? कालवीर के चेहरे से आरव पहले ही समझ गया था कि आखिर वो कैसा व्यक्ति है। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, कोई भी आपको देखकर एक ही नज़र में बता सकता है कि आप एक सच्चे मर्द हैं, और जाहिर है कि हमें पहले उन्हीं चीज़ों का अनुभव करना चाहिए जिनका एक सच्चा मर्द आनंद लेता है। चलो पहले हम उस तरफ एक चक्कर लगा कर आते हैं। लड़के, तुम बहुत समझदार हो, कालवीर ने अपने ओंठ सिकोड़ते हुए कहा और एक पल के लिए आरव की आंखों में देखा और फिर कहा, चलो चलें। जैसे वे दोनों आगे बढ़ने वाले थे कि कालवीर की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। लड़की का फिगर एकदम परफेक्ट और चरम सीमा तक नाजुक था। दूर से देखने पर उसका शरीर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन करना कठिन था। उसकी नीली पोशाक उसकी धीमी चाल के कारण हवा में तैर रही थी और उसकी पतली कमर और सुराहीदार गर्दन अवर्णनीय रूप से मनमोहक दिख रही थी। वह एक अतुलनीय, आत्मा को झकझोर देने वाला आकर्षण बिखेर रही थी और उसका स्वरूप तथा दृष्टिकोण एक गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति से भरा हुआ था जो इस दुनिया से परे था। ये दृश्य देखकर कालवीर का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें दूर से उस उत्कृष्ट सुंदरता वाली लड़की को देखती रहीं। अंदर से घबराते हुए उसे लगभग यह विश्वास हो गया कि वो एक नदी अप्सरा को देख रहा है।
उसकी घूरती निगाहों को देखकर लड़की ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया और एक ठंडी से नज़र से उसको देखा और फिर अपना सिर घुमाया और अपने आंगन में चली गई। आर्या के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद भी कालवीर बहुत देर तक अपने होश में नहीं लौटा। आर्या के इस तरह अचानक सामने आ जाने से आरव का दिल एक बार जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी कि कालवीर का सामना गलती से भी आर्या से न हो, लेकिन दुर्भाग्य से कालवीर ने उसे देख लिया और वही प्रतिक्रिया दिखाई जो अधिकांश पुरुष आर्या को देखकर व्यक्त करते थे, बल्कि कालवीर की प्रतिक्रिया तो और ज्यादा भयावह थी। आरव का दिल तुरंत कांपने लगा। इस छोटे से शहर में ऐसी कोई महिला नहीं हो सकती थी जिस पर कालवीर की नज़र पड़ने के बाद वो उससे बच सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब आरव के लाख कोशिश करने पर भी वो आर्या को प्राप्त नहीं कर सकता पाएगा। उसने अपने दांत हल्के से भींच लिए और कालवीर के सामने हाथ लहराते हुए आवाज लगाई, युवा मास्टर। वो लड़की कौन है? कालवीर के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, इस दुनिया में वास्तव में यह महिला इतनी खूबसूरत है। मेरी सभी पत्नियां, रखैलें और वे सभी महिलाएं जिनके साथ मैं खेल चुका हूं, उनको सभी को एक साथ जोड़कर भी उनका मुकाबला इस लड़की से नहीं किया जा सकता। यह एक परी, ये बस एक परी है। कालवीर इतनी उत्तेजना की स्थिति में आ गया कि उसकी आंखों में उसकी हवस को साफ साफ देखा जा सकता था। आरव ने अपने नेक इरादे वाले रवैये को उजागर किया और मुस्कराते हुए कहा, उसका नाम आर्या है। वह हमारे तियान शहर की सबसे खूबसूरत महिला है। वह सचमुच एक परी जैसी इंसान है। आर्या, कालवीर ने उसका नाम दोहराते हुए कहा, क्या वो चुरू कबीले की सदस्य है? नहीं, आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वो हमारे कबीले की सदस्य नहीं है। वो तियान शहर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटी है। उसने 3 दिन पहले ही कबीले के 5वें बुजुर्ग हरीन के पोते अर्थ से शादी की है। क्या वह शादीशुदा है? कालवीर के चेहरे पर निराशा के भाव दिखने लगे, जो तुरंत ही जलन और गहरी ईर्ष्या में बदल गए। वह वास्तव में शादीशुदा है और आपके चुरू कबीले में शादी कर ली। यह एक घटिया मजाक है। चुरू कबीले के एक बुजुर्ग का पोता भला इस तरह की परी के योग्य कैसे हो सकता है? आरव ने उसकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, भले ही यह हास्यप है, लेकिन यह एक कड़वा सत्य है। वो लड़का इस परी के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। केवल युवा मास्टर जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इस तरह की परी के योग्य हो सकता है। युवा मास्टर को नहीं पता कि भले ही उसने जिससे शादी की है वो बुजुर्ग का पोता है, लेकिन वह वास्तव में हमारे कबीले का सबसे बेकार व्यक्ति है। उसकी गहरी नसें बचपन से ही विकृत हो गई हैं और अब भी वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही है। ये बात हमारे कबीले के लिए सबसे अपमानजनक है। क्या? ये बात सुनकर कालवीर का चेहरा लगभग जलकर राख हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने कांपती हुई कर्कश आवाज में कहा, यह सुंदरता इस तरह के कचरे के साथ विवाहित है। ये बिल्कुल ही एक अक्षम्य अपराध है। उस तरह की महिला मेरी होनी चाहिए, कालवीर की होनी चाहिए। चुरू कबीले का एक कूड़े का टुकड़ा उसके लायक कैसे हो सकता है? कालवीर धीमी आवाज में गुर्राया। उसकी ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी और वह तुरंत ही उस आंगन की ओर जाने लगा जहां पर अभी अभी आर्या ने प्रवेश किया था। वह केवल 2 कदम ही चला था कि उसके पीछे से एक जोरदार और गरिमापूर्ण आवाज आए, युवा मास्टर संप्रदाय लीडर द्वारा आपको यहां आने के लिए नियुक्त करना भी आपके के लिए सीखने का अनुभव है। लीडर ने आपको विशेष रूप से चेतावनी दी है कि आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि संप्रदाय की प्रतिष्ठा कम हो, और विशेषकर किसी की पत्नी को छीनने जैसा ओछा काम तो बिल्कुल भी नहीं। कालवीर ने तुरंत हिलना बंद कर दिया। उसका पूरा चेहरा इस समय वासना से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ना बंद कर दिया। आरव ने हैरानी से मोशान नाम के बुजुर्ग को देखा जिसने कालवीर को आगे बढ़ने से रोक दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह न केवल कालवीर की रक्षा के लिए आया था, बल्कि वो उसका पर्यवेक्षक भी था। कालवीर को डराने के लिए उसका केवल एक वाक्य ही काफी था। इसके अलावा उसकी बातों से यह स्पष्ट था कि कालवीर पहले भी कई बार अन्य लोगों की पत्नियों को छीन चुका है। आरव की निगाहें तुरंत डगमगा गईं। वह तेजी से कालवीर के पास गया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, युवा मास्टर, यदि आपने अपनी नजरें आर्या पर गड़ा ही दी हैं तो आपका उसे पाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने के अन्य तरीके भी हैं। तरीके? कौन से तरीके? कालवीर ने अपना सिर घुमाया और अपनी जलती हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। आरव तुरंत उसके कानों की ओर झुका और उसके कान में तेजी से फुसफुसाया,
अपनी बात खत्म करने के बाद कालवीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान भी दिखाई देने लगी। कालवीर ने आगे कहा, ये कुछ ऐसा है जो मुझे अभी अभी पता चला है और मैंने ये अभी तक किसी को नहीं बताया है। मैंने नहीं सोचा था कि यह यंग मास्टर के काम आ जाएगा। कालवीर की भद्दी मुस्कान को देखकर आरव का दिल घृणा से भर गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आज्ञाकारी मुस्कान दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है, कालवीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तभी आरव ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर रुचि खूबसूरत महिलाओं में कुछ ज्यादा है। वास्तव में हमारे कबीले में और भी सुंदर लड़कियां हैं, जिनमें से एक 5वें बुजुर्ग की बेटी है जो इस साल केवल 15 साल की हुई है, लेकिन पहले से ही उसकी वह एक उत्कृष्ट सुंदरता है। वह आर्या से ज्यादा खराब नहीं है, शायद उसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। 15 साल की और लगभग उस परी जितनी ही खूबसूरत। कालवीर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, जिसमें भेड़िए जैसी चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों को देखकर आरव को पता चल गया कि उसे अब आगे क्या करना है। वो एक बार फिर उसके कान के पास झुका और कुछ फुसफुसाया। हा 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 हा, कालवीर ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अश्लीलता और ज्यादा बढ़ गई। उसने हंसते हुए कहा, इस तरह दो सुंदरियों से मिलने के लिए मुझे वापस जाकर पिताजी जरूर धन्यवाद देना चाहिए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आगे आरव से कहा, आप बहुत अच्छे हैं। यदि इन दो चीजों का सफलतापूर्वक ध्यान रखा जाता है तो हम और चुरू संप्रदाय लौटने के बाद आपको बस मेरे पक्ष में रहना होगा। आरव का पूरा शरीर कांप गया और तुरंत भारी प्रणाम के साथ कालवीर के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे धन्यवाद देते हुए कहा, यदि यंग मास्टर के साथ रहना संभव हुआ तो मैं निष्ठापूर्वक यंग मास्टर का ख्याल रखूंगा। इस परिणाम से आरव का दिल सुखद आश्चर्य से भर गया था। पहले ही चुरू संप्रदाय में प्रवेश करना स्वर्ग में कदम रखने जैसा था, उसमें भी संप्रदाय के लीडर के बेटे का अनुसरण करने में सक्षम होना एक पूरी तरह से अलग बात है। ये कुछ ऐसा था जिसकी आरव ने पहले कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की थी। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या प्लानिंग की है कालवीर और आरव ने? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नावेल पर। CH25 कैसे हासिल करेंगे हरीन अर्थ के लिए गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर। हरीन अपने कमरे में बैठे हुए थे। उन्हें चुरू संप्रदाय से आने वाले लोगों से बहुत सी उम्मीदें थी। उन्होंने सोचा था कि संप्रदाय के लीडर का पुत्र दिव्य ड्रैगन देवता जैसा होगा। हालांकि पहली नज़र में कालवीर को देखने पर उन्हें निराशा हुई। उन्हें कालवीर के अंदर वो अनुग्रह, आत्मसंयम और उचित उदारता देखने नहीं मिली जो एक महान संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य में होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने उसकी आंखों में केवल एक अहंकारी और अत्याचारी भाव देखा। वह बिल्कुल एक लाड़ प्यार वाले और बिगड़ैल प्लेबॉय की तरह था। लेकिन थोड़ी देर तक ध्यान से सोचने के बाद हरीन को एहसास हुआ कि वे चुरू संप्रदाय से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर रहे थे। आखिरकार चुरू संप्रदाय इस छोटे से कबीले पर किसी महान व्यक्ति को कैसे भेज सकता था? वो तो अगर उनके बुजुर्ग की अंतिम इच्छा की बात नहीं होती तो वे कालवीर को भी इस जगह पर भेजने की जहमत भी नहीं उठाते। हरीन ये सोच ही रहे थे कि सारिका उनके कमरे में आ गई और उसने हरीन से कहा, पिताजी मैंने सुना है कि आप चुरू संप्रदाय के लोगों के स्वागत के लिए गए थे। सारिका हरीन के लिए खाना लेकर आई थी जिसे उसने मेज पर रखने के बाद उसने जिज्ञासा से आगे कहा, क्या चुरू संप्रदाय के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं? वे किस तरह के लोग हैं? क्या उनकी आभा सचमुच भयावह है? सारिका के सवालों ने हरीन को कालवीर के पीछे खड़े बुजुर्ग मोशान की याद दिला दी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बेशक उनकी ताकत अथाह है, इसलिए जब तक वे यहाँ हैं तब तक कोशिश करना कि तुम उनसे दूरी बनाकर रहो। उनका नेतृत्व करने वाला युवक कोई भला व्यक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें उनसे जितना हो सके बचकर रहना चाहिए। सारिका ने एक आह भरी और अविश्वास से अपनी आंखें झपकाईं और फिर हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ पिताजी, दरअसल मैं पहले से ही उनसे थोड़ा डरती हूँ। आखिरकार वे चुरू संप्रदाय से हैं, वे अवश्य ही अत्यंत शक्तिशाली होंगे। भले ही तुम उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, लेकिन तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। हरीन ने एक बार फिर सारिका को चेतावनी दी और फिर वे कमरे से बाहर जाने लगे। तभी सारिका ने हरीने के चेहरे को देखते हुए कहा, पिताजी आपके मन में क्या चल रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा हो? सारिका के चेहरे पर इस समय घबराहट के भाव थे। एक बेटी के रूप में वो हरीने के चेहरे के भावों को एक झटके में ही समझ गई थी।
हरीन एक पल के लिए ठिठक गए और फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। वह एक पल के लिए रुका और सारिका के चेहरे को देखकर उसे समझ आया कि वो अपनी चुतर बेटी से कुछ नहीं छुपा सकता, इसलिए उसने धीरे से कहा, वो दरअसल चुरू संप्रदाय के लोग एक गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर नाम की औषधि लाए हैं, और कालवीर ने जो कहा उसके अनुसार यह औषधि क्षतिग्रस्त गहरी नसों की ठीक करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। क्षतिग्रस्त गहरी नसों को ठीक कर सकता है। जैसे ही यह बात सारिका के कानों में गई वो उत्तेजना में चिल्ला उठी। अचानक उसके हाथों ने उसके कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। वो हमेशा अर्थ की गहरी नसों को ठीक करना चाहती थी। पिछले कई सालों में उसने हर संभव तरीके को खोजने का प्रयास किया था, लेकिन वो अब तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं सोच पाई थी। इसलिए हरीन के शब्द उसकी इच्छा को पूरी करने वाली स्वर्ग की दिव्य ध्वनि जैसे पड़े थे। सारिका की उत्तेजना को देखकर हरीन ने उससे कहा, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इस औषधि का दूसरा उपयोग किसी की ट्रेनिंग गति को कुछ समय के लिए तेज करना भी है, और फिलहाल तो कबीले के लीडर और अन्य लोग इसे एक खजाना मानते हैं, इसलिए वे इसे अर्थ के शरीर पर इसका उपयोग करने के लिए कभी नहीं मानेंगे। हम इसके केवल एक पतली उम्मीद ही कर सकते हैं। सारिका की अभिव्यक्ति तुरंत सुस्त हो गई। हरीन के शब्द उसके चेहरे पर ठंडा पानी पड़ने जैसे थे, जिसने उसकी सारी उत्तेजना खत्म कर दी। उसने अपने ओंठ चबाए और दृढ़तापूर्वक कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें अर्थ के लिए गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर प्राप्त करना ही होगा। हम सबको पता है कि अर्थ को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी बेटी की अभिव्यक्ति को देखते हुए हरीन ने एक लंबी आह भरी और कहा, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो अपने दिल में अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें ओपनिंग पाउडर मिलने की कितनी कम उम्मीद थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल असंभव था। वहीं दूसरी ओर इस समय रात हो चुकी थी। आर्या और अर्थ के कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी फैली हुई थी। आर्या ने बिस्तर के पर बैठते हुए हल्के से कहा, मैंने आज चुरू संप्रदाय के कालवीर को देखा था। ओह, वह कैसा व्यक्ति है? अर्थ ने उदासीनता से पूछा। वह निश्चित ही एक दुराचारी व्यक्ति है। कहते हुए आर्या की भौहें तुरंत झुक गईं, क्योंकि उसे याद आ गया था कि जब कालवीर ने उसे देखा था तो उसकी आंखों में किस तरह की हवस दिखाई दे रही थी। आर्या की आंखों से घृणा की एक लहर गुजर गई। उसकी मास्टर ने उसे बताया था कि चुरू संप्रदाय के लीडर के 4 बेटे में से अन्य 3 को महान प्रतिभा कहा जा सकता है, लेकिन चौथा पुत्र पूरी तरह से एक मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन वो संप्रदाय के लीडर का सबसे छोटा बेटा है, इसलिए उस पर लीडर का सबसे ज्यादा स्नेह है। आर्या के मुंह से कालवीर के लिए दुराचारी शब्द सुनकर अर्थ ने कहा, यह बिल्कुल सामान्य बात है। यदि तुम इसके बारे में गहराई से सोचोगी तो समझ जाओगी कि चुरू संप्रदाय यहाँ पर किस तरह के लोगों को भेजेगा। खैर, मुझे कल वहाँ पर केवल नाम के लिए उपस्थित रहना होगा, इसके अलावा मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तभी अर्थ की भौहें अचानक हिल गईं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तेज हो गई। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, आर्या मेरी वाइफी, तुमने कहा कि तुमने उसे देखा है, तो क्या उसने भी तुम्हें देखा था? अर्थ के इस प्रश्न पर आर्या ने भौहें उठाते हुए कहा, हाँ, उसने भी मुझे देखा था। अर्थ ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, तुमने कहा कि वो एक दुराचारी और खराब प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। इस तरह के आदमी ने मेरी वाइफी को देख लिया। आह, अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारी मास्टर तियान सिटी के आसपास होनी चाहिए, है ना? आपको कैसे पता? आर्या ने आश्चर्य से पूछा। आर्या के इस प्रश्न का अर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीर भाव से उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी मास्टर से बात करने का कोई तरीका सोचो। बेहतर होगा अगर वो कल यहाँ उपस्थित रहती हैं तो। फिर एक पल सोचने के बाद उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने आगे कहा, चूंकि वो तुम्हारी मास्टर है इसलिए उन्हें यहाँ उपस्थित होने में कोई समस्या नहीं होगी। आर्या की नाजुक भौहें थोड़ी ऊपर उठी और फिर उसने एक पल के लिए चुपचाप सोचा, और उसे एक बार कालवीर की आंखों के भाव याद आ गए जिन्हें उसने शाम को देखा था, और आखिरकार वो अर्थ के शब्दों के पीछे के मतलब को समझ गई। उसकी अभिव्यक्ति में अचानक ऐंठन आ गई और उसने अपनी कमर पर लगे ध्वनि संचारक उपकरण को दबा दिया। उसके बाद आर्या ने अर्थ को देखा, जो चुपचाप कोने में सोने के लिए कंबल बिछा रहा था। उसकी निगाहें थोड़ी झुक गईं, उसके ओंठ कई बार हिले और फिर अंत में उसने आवाज दी, आओ बिस्तर पर ही सो जाओ। उसकी बात सुनकर अर्थ ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें चमड़ी करते हुए कहा, वाइफी, तुमने अभी क्या कहा?
आर्या ने अपने चेहरे के भाव छिपाने के लिए तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और बेरुखी से उत्तर देते हुए कहा, अगर तुमने नहीं सुना तो इसे भूल जाओ। अरे मैंने सब सुना है, मैं भला कैसे नहीं सुन सकता था। अर्थ ने तुरंत चावल चुगने वाले चूजे की तरह सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने हाथ में मौजूद कंबल को तुरंत फेंक दिया और जल्दी से बिस्तर पर कूद गया और एक प्रसन्न मुस्कान के साथ आर्या को देखते हुए कहा, वाइफी तुम आज रात अंदर सोओगी या बाहर? आर्या ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बर्फीले हाथ के एक झटके से कमरे की सभी मोमबत्तियों को बुझा दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। उसने अपने दिल में एक आह भरी और अर्थ को बेड पर धकेलते हुए दोनों के शरीर को कंबल से ढक दिया। अर्थ के बगल में उसकी ओर पीठ करके लेटते हुए आर्या ने कहा, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें 3 बजे उठकर मेरा इलाज करने में कोई परेशानी न हो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिस्तर से नीचे फेंक दूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा मेरी प्यारी वाइफी, अर्थ ने खुशी से कहा और कंबल खींचकर आर्या की भीनी खुशबू को महसूस किया। अब अर्थ के द्वारा आर्या को कई बार वाइफी कहा जा रहा था। शुरुआती रूठने मनाने से लेकर अब ये शब्द उसे न केवल स्वाभाविक लगने लगा था बल्कि मैं उसकी पत्नी हूँ का एक अवर्णनीय एहसास भी आर्या को आने लगा था। इस छोटे से परिवर्तन के कारण आर्या थोड़ा घबरा गई और अपनी आंखें बंद करके उन चीज़ों के बारे में सोचने से बचने की कोशिश करने लगी जो उसके दिल को अस्त व्यस्त कर रही थीं, और कुछ देर बाद वो शांति से सो गई। रात बीतने लगी और सुबह के 3 बज गए। इस समय पूरा कबीला शांत था। अंधेरे में सारिका के आंगन से एक हल्की सी आवाज आई और उस आवाज के साथ ही बंद घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक काले कपड़ों से ढकी हुई एक पतली सी परछाई घर से बाहर निकली और कुछ देर आसपास देखने के बाद तेजी से बाहर की ओर भागी। वो परछाई आंगन के गेट से बाहर कदम भी नहीं रख पाई थी कि उसके सामने एक लंबी आकृति आ गई जिसने गंभीर आवाज में कहा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? घर से निकलने वाली उस काले कपड़ों वाली परछाई ने एक आह भरी और अपना नकाब ऊपर उठाया जिससे एक प्यारी और मार्मिक लड़की का चेहरा सामने आया। ये वास्तव में अर्थ की छोटी चाची सारिका थी। हरीन को सामने देखकर उसकी आत्मा कुछ क्षण के लिए कांप गई थी और उसने कांपती हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। वो इससे आगे कुछ नहीं कह पाए। हरीन ने एक आह भरी और फिर धीमी आवाज में कहा, सारिका, तुम गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराना चाहती हो, है ना? मैं सारिका ने लड़खड़ाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गई। तुम मेरी बेटी हो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हरीन ने एक बार फिर लंबी आह भरी और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, आज शाम को ही मैंने तुम्हारे अजीब भाव को देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षा के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से तुम गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है। यदि तुम किसी भी तरह पकड़ी जाती हो तो मैं क्या पूरी तियान सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो चुरू संप्रदाय के लोगों से तुम्हें बचा सके। सारिका ने अपना सिर नीचे किया और अपने ओंठ काटे। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन अर्थ की स्थिति बहुत दयनीय है। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति है, फिर भी सभी लोग उसका उपहास करते हैं। लोगों द्वारा उसे नीची दृष्टि से देखा जाता है। यदि वह अपनी नसों को ठीक कर सके तो उसका उपहास नहीं किया जाएगा, वह भी ताकतवर बन पाएगा। उसने आगे रुहासी आवाज में कहा, पिताजी, क्या आप जानते हैं, जब भी मैं अर्थ का मजाक बनते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बेचैनी से भर जाता है। अगर मैं कैसे भी करके उसकी नसों को ठीक कर सकती हूँ, इसके लिए भले ही मुझे एक चोर बनना पड़े और मुझे भले ही सजा ए मौत भी मिले तो भी मैं ऐसा 100 बार करने को तैयार हूँ। बात करते समय सारिका की आंखें पहले से ही आंसुओं से भर चुकी थीं। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और अंततः रोने से खुद को नहीं रोक सकी। हरीन चेहरे पर एक ऐंठन आ गई जब उसने अपनी रोती हुई बेटी को देखा तो उसका दिल भी दुखी हो गया। उसने सारिका को सांत्वना देते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ये सब अर्थ के लिए कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ताकत से वो पाउडर का डिब्बा परवान के पास से चुरा सकती हो? मेरी बात मानो और वापस जाकर सो जाओ। हालांकि मैंने कुछ वर्षों में किसी चीज के लिए बहस नहीं की है, लेकिन वो पाउडर प्राप्त करने के लिए मैं अवश्य ही पूरा प्रयास करूंगा। तुम्हें इस तरह मूर्खतापूर्ण हरकत करने की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद अर्थ की देखभाल कौन करेगा? हरीन के अंतिम शब्दों ने सारिका के कोमल हृदय पर धीरे से प्रहार किया।
जिससे उसके हृदय में एक भय पैदा हो गया। यह सही है। अगर मैं सचमुच पकड़ी गई और कोई बड़ी सजा मिली तो अर्थ का क्या होगा, ये सोचकर ही सारिका बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत अपने काले कपड़े उतार दिए और अपने आंसू पोंछते हुए दोषी चेहरे के साथ कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया है और आपको चिंतित होना पड़ा। मैं अब आज्ञाकारी रूप से सो जाऊंगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको परेशान होना पड़े। अब आपको को भी वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं वो पाउडर नहीं चुराऊंगी। हरीन ने अपना सिर हिलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेकिन जाने से पहले उसने फिर भी चिंतित होकर जमीन से वो काले कपड़े उठाए और उन्हें अपने साथ ले गया। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगा हरीन गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर हासिल करने के लिए? हरीन ने सारिका को चोरी करने से तो बचा लिया, लेकिन क्या बचा पाएंगे उसे कालवीर की हवस भरी नजरों से? क्या आर्या की मास्टर आर्या को कालवीर के गंदे ख्यालों से बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर।